नमस्कार साथियों, ये मेरा पहला चैनल है और इसका उद्देश्य केवल हमारे समृद्ध साहित्य परंपरा के बारे में अवगत कराना है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, साहित्य एक विशाल सागर है और इसमें अथाह गहराई है। और हमारे भारत का तो साहित्य बहुत ही समृद्ध है और साहित्य सृजनकर्ता के रूप में अनेक साहित्यकारों ने अनेक विधाओं के माध्यम से हमें हमारी संस्कृति, प्राचीनता, नवीनता, कलात्मकता, रचनात्मकता और जीवंत यथार्थ से हमारा परिचय कराया है। मेरा बस इतना ही उद्देश्य है कि आपको इन्हीं साहित्यिक रचनाओं से और इनकी विधाओं से परिचय कराएं, इनके कथा स्वरूप चित्रण, मनोरंजन, नैतिकता और यथार्थ से रूबरू कराएं। कहते हैं साहित्य समाज का दर्पण होता है और समाज में घटित घटनाएं ही साहित्य का आधार हैं, अतः एक दूसरे की पूरक है। मेरा ये चैनल आपके मनोरंजन के साथ साथ आपका ज्ञानवर्धन भी करेगा और जो आपकी आने वाली आगामी परीक्षाएं हैं उनके लिए उपयोगी भी सिद्ध होंगी। आशा है आपको मेरा चैनल पसंद आएगा और आप अपने लाइक, शेयर, कमेंट से मेरा उत्साहवर्धन करेंगे। तो आज जिस उपन्यास के बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ उसका नाम है देवरानी जेठानी की कहानी और इसके लेखक है पंडित गौरी दत्त शर्मा जी। ये इस कहानी का प्रकाशन जो है वो 1870 ईस्वी में हुआ। ऐसा कहा जाता है कि जो ये देवरानी जेठानी ये हमारा प्रथम उपन्यास है, पर परीक्षा गुरु जो कि लाला श्रीनिवास दास जी की लिखित रचित रचना है, उसको अधिकांशतः लोग प्रथम उपन्यास कहते हैं। तो कुछ विद्वानों ने तो आइए प्रारंभ करते हैं अपनी ये कहानी जो उपन्यास का रूप है। जैसा कि मैं यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि देवरानी जेठानी जो है उसका प्रकाशन वर्ष 1870 है और इसके साथ साथ मैं एक और उपन्यास का परिचय देना चाहूँगी, परीक्षा गुरु, जो कि लाला श्रीनिवास दास जी द्वारा रचित है और इसका प्रकाशन वर्ष 1882 ईस्वी माना जाता है। अब यहाँ पे इन दोनों उपन्यासों में बहुत ही मतभेद रहा है। कुछ विद्वान हैं जो कि परीक्षा गुरु को हिंदी साहित्य का प्रथम उपन्यास मानते हैं और कुछ विद्वान हैं जो कि देवरानी जेठानी की कहानी को पहला उपन्यास मानते हैं। तो जो है परीक्षा गुरु को एक मौलिक उपन्यास के रूप में देखते हैं, उसमें सबसे अग्रणी नाम जो है वो डॉक्टर नगेंद्र एवं डॉक्टर निर्मला जैन का है, जिन्होंने परीक्षा गुरु को प्रथम मौलिक उपन्यास माना है। जबकि डॉक्टर गोपाल राय एवं डॉक्टर पुष्पपाल सिंह आदि ने पंडित गौरी दत्त द्वारा रचित देवरानी जेठानी की कहानी को हिंदी का पहला उपन्यास माना है। किंतु अधिकांश विद्वानों द्वारा सर्वमत होने के कारण परीक्षा गुरु को ही मौलिक उपन्यास माना गया है, क्योंकि ये बहुत ही व्यवस्थित ढंग से इसको प्रस्तुत किया गया है। चलिए आगे हम अपने आज के उपन्यास के बारे में चर्चा करते हैं। यहाँ जैसा कि आप देख रहे हैं इसके पात्रों का परिचय दिया गया है। तो इनके जो प्रमुख पात्र है, देवरानी जेठानी उपन्यास का जो प्रमुख पात्र हैं वो है सर्वसुख, जो कि अग्रवाल एक बनिया है, मुंशी टिकट नारायण, सरसहाय काबली। ये लोग मतलब ये मेरठ ज़िले के रहने वाले हैं, मेरठ के एक संपन्न अग्रवाल बनिया है और ये जो दो लोग हैं ये भी बहुत ही अच्छे घराने से जो है संबंध रखते हैं। अब सर्वसुख का जो बड़ा पुत्र है उसका नाम है दौलत राम और इसके एक बेटा है और एक बेटी है जिसका नाम कन्हैया है और मुलिया है। जो छोटा पुत्र इनका है उसका नाम है छोटे लाल और उसके दो पुत्र हैं नन्हे और मोहन। इनकी सबसे बड़ी बेटी है जिसका नाम पार्वती है और जो इनकी छोटी बेटी है उसका नाम सुखदेई है। और जो इसमें जेठानी है, जो जेठानी और देरानी जिन पे ये कहानी पूरी आधारित है, तो जेठानी का नाम ज्ञानो है और देवरानी को इसमें सब छोटे लाल की बहू ही कहते हैं
तो इसमें इस उपन्यास में देवरानी के नाम का उल्लेख नहीं मिलता है कहीं। तो चलिए अब इसकी विषय वस्तु हम जान लेते हैं। सामान्यतः हर घर की कहानी, मतलब आप जानते हैं जब घर परिवार कुटुंब होता है उसमें तो कई लोग रहते हैं और सबके अलग अलग विचार होते हैं, तो मतभेद होना स्वाभाविक है। इसमें स्त्रियों की मानसिकता और उसके मतभेद दिखाए गए हैं। लोभ एवं स्वार्थपरक रिश्ते भी इसमें दिखाए गए हैं कि इंसान जो है अपने लोभ लालच में क्या करता है, उसके अंदर ईर्ष्या की भावना आ जाती है। स्वार्थ पूर्ति हेतु वो अपने रिश्तों की परवाह नहीं करता है। मतलब इसमें एक व्यक्ति और उसके कुटुंब की पूरी कहानी है। और जो एक परिवार में पारिवारिक कलह होते हैं बहुत सारी कारणों को लेकर के, वो भी दिखाया गया है। स्त्री शिक्षा को इसमें बढ़ावा दिया गया है, उसकी महत्ता बताई गई है, नीतिपरक बातें भी बताई गई हैं। और ये जो उपन्यास है, इसकी जो कहानी है वो 150 वर्ष पूर्व संक्रमणकालीन भारत की झलक उसमें देखने को मिलती है। मतलब वो विशेष काल की जो भाषा शैली है, उस समय का जो रहन सहन है, उस समय की जो व्यवस्थाएं हैं, उनका भी परिचय इसमें मिलता है। तो चलिए अब हम इस कहानी का आरंभ करते हैं। ये उपन्यास जो है मेरठ के अग्रवाल बनिया सर्वसुख से प्रारंभ होती है, जिसके जीवन में आने वाला उतार चढ़ाव इस कहानी का मेन आधार है। मतलब इस कहानी की जो पृष्ठभूमि है वो इन्हीं के इर्द गिर्द जो है वो घूमती है। कहानी का सारांश हम सुन लेते हैं। अभी जैसा मैंने बताया, सर्वसुख जो एक अग्रवाल बनिया है, मेरठ जिले के रहने वाले, बहुत संपन्न थे। चूँकि इनके बचपन में ही 5 वर्ष की अवस्था में इनके माता पिता का स्वर्गवास हो गया और उसके बाद इन्होंने बहुत सारी दुख तकलीफ को झेलते हुए, छोटे छोटे काम करते हुए एक समय ऐसा आया कि ये एक बहुत बड़ा अपना जो स्टेटस है वो बनाने में सफल हुए और इनका कारोबार बहुत चल निकला। ये वहाँ के समृद्ध व्यक्तियों में गिने जाते हैं। और इनकी पत्नी हैं, इनके पहले 2 पुत्रियां होती हैं। बड़ी बेटी का नाम पार्वती और छोटी बेटी का नाम सुखदेई होता है। पार्वती की शादी इन्होंने दिल्ली में कर दी है और जो छोटी बेटी है उसका विवाह जो है वो हापुड़ में कर दिया जाता है। लेकिन चूँकि गौना का उस समय प्रचलन था, मतलब लड़कियों का जब विवाह हो जाता था तो 3 साल के लिए, 5 साल के लिए लड़कियों को रोक लिया जाता था, फिर सही समय आने पे उनकी विदाई कर दी जाती थी। तो वो यहीं रहती थी। अब इनका जो बड़ा बेटा था उसकी भी शादी हो गई थी। जो बड़ी बहू थी और इनका बड़ा बेटा था वो इनके काम में मतलब जो बड़ा बेटा था इनके काम में अपना हाथ बटाता था। इनके साथ ही दुकान है, इनका व्यापार है, जो भी इनकी आढ़त की दुकान थी। तो आसपास के क्षेत्रों से लोग आते थे सामान लेने बेचने और बहुत ही अच्छे से इनका सब कुछ चल रहा था। कारोबार व्यापार सब कुछ बहुत ही संपन्न था। और जो इनकी बड़ी बहू थी वो पढ़ी लिखी नहीं थी, अनपढ़ थी, थोड़ा स्वभाव से भी एकदम रूखी थी। हमेशा छोटी छोटी बातों पे झगड़ा कर लेना, स्थितियों को समझना नहीं, अपनी सास से भी हमेशा मन मुटाव रखे रहना। उसके बाद जो इनका छोटा बेटा था वो जब थोड़ा बड़ा हुआ तो वहीं एक पास में मदरसे में मुंशी जी थे, उन्होंने बोला कि बेटे को जो है मदरसे में भेज दीजिए और थोड़ा इंग्लिश पढ़ लिख जाए। तो उन्होंने अपने छोटे बेटे को वहाँ भेज दिया कि अंग्रेजी का उसको थोड़ा बहुत ज्ञान हो जाए जो आगे उसके काम आएगा। और इनकी छोटी बेटी थी तो वहीं एक पुरोहित थे, पुरोहित की बहू थी, मिश्राइन लोग कहते थे उनको। तो वो जो है ऑफ़र देती हैं कि आप अपनी छोटी बेटी को मेरे यहाँ भेज दिया कीजिए और मैं उसे नागरी पढ़ा दिया करूँगी। उस समय जो हिंदी भाषा का जो रूप आ रहा था तो नागरी तभी चाहते हैं, देवनागरी लिपि से ली गई है तो लोग नागरी ही बोलते थे। नागरी मतलब अक्षर ज्ञान सब कुछ जो लिपिबद्ध होता था वो सब अच्छे से पढ़ाने के लिए। तो इन्होंने अपनी पत्नी से चर्चा किया, उनसे सलाह लिया और फिर अपनी बेटी को वहाँ भेज दिया पढ़ने के लिए और इनका बेटा जो है वो मदरसे में जाने लगा। इस तरह दोनों जो है शिक्षा दीक्षा अच्छे से लेने लगे। धीरे धीरे समय बीतता गया। एक बहुत बड़े घर से इनके छोटे बेटे के लिए रिश्ता आया जो कि
जो लड़की पक्ष के पिता थे वो तहसीलदार थे और इतने बड़े घर से रिश्ता आना, बहू बहुत पढ़ी लिखी थी, गुड़गांव में वो तहसीलदार थे, उनके यहाँ से रिश्ता आता है और ये जो है सारी चीज़ों का, परिस्थिति का आकलन करते हुए अपने छोटे बेटे की शादी उससे कर देते हैं। क्योंकि छोटा बेटा भी पढ़ लिख गया रहता है, इनका व्यापार के सिलसिले में इनका जो सामान है, जो माल है, वो ट्रेन से आता जाता था, तो ट्रेन का जो बाबू था उससे भी अच्छा परिचय हो गया था। तो उसके यहाँ इन्होंने अपने छोटे बेटे को कुछ दिनों के लिए लगवाया, लेकिन वहाँ काम करते करते वो इतना माहिर हो गया कि जब उनका ट्रांसफ़र हुआ तो उन्हीं की जगह पे इसका सिलेक्शन हो जाता है और वहीं पे इसको काम पे रख दिया जाता है। धीरे धीरे इसके काम से प्रभावित होकर के उसमें प्रोन्नति होती जाती है, इसकी तरक्की होती है। 15 रुपये से 40 रुपये, 40 रुपये से 60 रुपये इसकी जो सैलरी है वो बढ़ जाती है। और इसकी जो शादी होती है, जो बहू आती है, वो बहुत ही मतलब सुघड़ गृहिणी जिसको कह लीजिए वो थी, पढ़ी लिखी थी, संस्कार मतलब उसके अंदर था, कढ़ाई सिलाई बुनाई जो हर गृह कार्य होता है उसमें वो दक्ष थी, बात व्यवहार में बहुत अच्छी थी, बिना वजह बहुत बोलती नहीं थी, जहाँ जितनी ज़रूरत होती थी उतना बोलती थी, सबका मान सम्मान करना चाहती थी। अब यही सब जो है इनके घर में कलह का कारण बनने लगा, क्योंकि बड़ी बहू जो थी वो अशिक्षित थी और जब इसकी छोटी बहू आती है, मुंह दिखाई की रस्म होती है, तो जितनी भी वहाँ की बूढ़ी बुजुर्ग औरतें रहती हैं आशीर्वाद देती हैं और बहुत तारीफ़ करती हैं कि बड़ी बहू तो बड़ी सांवली थी, लेकिन ये छोटी बहू तो बड़ी सुंदर है, इसकी आवाज़ भी बहुत मीठी है और बिना सोचे समझे नहीं बोलती है। तो उसकी तारीफ़ों के जब पुल बांधे जा रहे थे, ये जो बड़ी वाली बहू थी, जो उसकी जेठानी थी, वो अंदर ही अंदर एकदम कुढ़ती जा रही थी। ऊपर से तो कुछ नहीं कहती थी, पर अंदर अंदर बहुत ज़्यादा उसके मन में ये सारी चीज़ें जो हैं उसको लगती थी, उसके अंदर ईर्ष्या होने लगी। और जो छोटी उनकी बेटी थी सुखदेई, उसका इसके साथ बहुत अच्छा जो रिश्ता बन गया छोटी वाली बहू के साथ में, मतलब ननद और भाभी का बहुत अच्छा रिश्ता बन गया, क्योंकि वो भी थोड़ा थोड़ा पढ़ना लिखना सीख गई थी और ये पढ़ी लिखी थी, तो दोनों में आपस में अच्छी बनती थी। और इस बात को लेकर के भी बड़ी बहू को बहुत ईर्ष्या होने लगी और वो बात बात पे झगड़ा करती थी, अपने सासू माँ से भी झगड़ा करती थी और दिन भर अपने सास की और अपने देवरानी की बुराई जो है अपने पति से करती रहती थी। धीरे धीरे समय बीतता है, बड़ी बहू को एक लड़की होती है और छोटी बेटी जो है उनकी सुखदेई, उसको 3 साल हो गए रहते हैं, तो उसके ससुराल से संदेशा आता है कि अब उसको विदा कर दिया जाए। उनकी माँ की इच्छा रहती, जो सुखदेई है उसकी माँ की इच्छा रहती है कि अभी कुछ दिन उसको रोका जाए, कम से कम 5 साल के बाद भेजा जाए, लेकिन जो सर्वसुख रहते हैं वो कहते हैं नहीं, जो धी होती है वो अपने घर में, थी मतलब बेटी, जो बेटी होती है वो अपने ससुराल में ही अच्छी लगती है और एक दिन भेजना तो है ही है, तो क्यों ना हम सही समय पे उसको ससम्मान विदा कर दिया जाए। फिर बहुत ही अच्छे से, जैसा एक बनिया घर में होता है, खूब कपड़े लत्ते जेवर सब कुछ एकदम पूरा अच्छे से सब कुछ कर धर के उसके अच्छे से विदाई की जाती है, वो अपने घर चली जाती है। समय बीतता है, उसके बाद बड़ी बहू को लड़की होती है और उधर कुछ दिनों बाद वहाँ से भी संदेशा आता है कि छोटी बेटी को भी लड़की होती है और वहाँ से एक पत्र आता है कि भाई आपको नातिन हुई है, बधाई हो। तो अब उसके घर भाई लड़की को बेटी हुई है, तो वहाँ भी जो होता है ना नेक दिया जाता है, बच्चा होने पे जो सारी चीज़ें मायके से जाती हैं, कपड़ा है, गहने हैं, खाने पीने का सामान है, वो सब भेजने की तैयारी शुरू हो जाती है। लाला जी सोचते हैं कि लड़कियों का तो मेरे घर में जो है अब रास्ता खुल गया है, क्योंकि उनकी बहू को भी बेटी हो जाती है और बेटी को भी। तो एक जो हमारे समाज की मानसिकता रही है कि बेटा जो होता है वो वंश को आगे बढ़ाता है, नाम ऊंचा करता है, और अगर बेटा नहीं है तो थोड़ा सा उनका मन महसूसता है, तो वो चीज़ यहाँ भी दिखाई गई है। धीरे धीरे समय बीतता है, छोटे बेटे की नौकरी बहुत अच्छी हो जाती है, बहू से उसकी बहुत अच्छी बनती है, दोनों पढ़े लिखे रहते हैं, एक दूसरे की बातों को बिना कहे समझ जाते हैं और ये सब देख कर के जेठानी के मन में ईर्ष्या और बढ़ती चली जाती है।
कुछ समय बाद जो है उसको बेटा होता है और लोग प्यार से उसको नन्हे नन्हे पुकारते हैं। तो जो छोटा बेटा है छोटे लाल, उसको बेटा हो जाता है। समय और बीतता है। इसी बीच जो है जो बेटा है एक दिन थोड़ा बहुत मतलब भीग गई रहती है बहू, और उस दरमियान ही अपने बच्चे को दूध पिलाती है तो उसको वो बीमार पड़ जाता है, क्योंकि वो भींगी भी रहती है। और जब ये सब होता रहता है कार्यक्रम तो पकवान बनाए जाते हैं, तो ज़्यादा चिकनाई और मसाले वाली चीज़ें खाने से जो है उसका असर उसके बच्चे पे पड़ता है, उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है। लेकिन फिर डॉक्टर को दिखाया जाता है, वो ठीक हो जाता है। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं, मतलब छोटी छोटी बारीकी की अगर घर में लापरवाही करते हैं, घर में कैसे रहना चाहिए, बच्चे को कैसे केयर करनी चाहिए, ये सब भी इस पर बताया गया है। फिर वो ठीक होता है। कुछ समय बाद जो है बड़ा जो बेटा होता है दौलत राम, उनकी पत्नी को एक बेटी होती है। और फिर वो जब 3 साल की होती है, खाना बनाती, धुएं में मतलब धुएं के पास में वो बैठ जाती है लगातार बच्ची को लेकर के। चूँकि वो किसी की बात भी नहीं सुनते हैं, अगर कुछ उसको अच्छा बताया भी जाता है तो उसको नहीं मानती है। एक तो अशिक्षा, ऊपर से कुछ स्वभाव भी उसका ऐसा था, तो वो हमेशा जो चिड़चिड़ी रहती थी, और उसके कारण जो है उसकी बेटी बीमार पड़ जाती है। और जब दवा ला कर दिया जाता है तो उसको खिलाती नहीं है, उस लापरवाही के कारण, और उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है। लेकिन फिर धीरे धीरे जो लाला जी हैं वो सबकी देखभाल करते हैं, ला करके उसको डांटते हैं, कहते हैं बच्चे को जो है दवा खिलाओ तब जाके वो ठीक होगी। फिर वो ठीक हो जाती किसी तरह। इधर जो उनका छोटा बेटा रहता है उसको दूसरा बेटा हो जाता है, जिसका नाम मोहन रखा जाता है। और समय आगे बढ़ता है। उसके बाद एक दिन क्या होता है, उनका जो छोटे बेटे का छोटा बेटा होता है मोहन जो होता है, वो खेलता रहता है और एक जुआरी आता है, क्योंकि वो भाई अब इतने बड़े जो लाला है उनका लड़का है, तो अपना चांदी वांदी का कड़ा वड़ा सब पहना रहता है। उसको देख करके वो उसको उठा ले जाता है, उसे कहता है चलो तुम्हारे पिताजी बुला रहे हैं। वो बोलता है कि नहीं नहीं, पहले मैं अपनी माँ से पूछ लूँ तो मैं चलूँगा। लेकिन वो कहता है मैंने तुम्हारी माँ से पूछ लिया है और चलो तुम्हारे पिताजी इंतज़ार कर रहे हैं। वो ले जाता है और एक जंगल है, एक चिमन तिवारी नाम के व्यक्ति हैं, उन्हीं का वो बाग बगीचा है, वहीं ले जाता है। और बच्चे को फिर डराता धमकाता है और उससे सारी चीज़ें छीनने लगता है। जब वो रोने लगता है तो कहता है अगर तुम शोर मचाओगे, किसी से कहोगे तो मैं तुम्हें यहीं पे मार दूँगा। और उसका सारा सामान छीन करके उसको एक गड्ढे में फेंक देता है। इधर जब कई घंटे बीतते हैं, खोज शुरू होती है कि आखिर बच्चा गया कहाँ। चारों तरफ लोग दौड़ाए जाते हैं। फिर अचानक से जो सरसुख रहते हैं उनको ध्यान में आता है कि आगे मतलब चिमन तिवारी जी का बाग है, उसमें एक कुआं है, कहीं उस कुएं में किसी ने उठा के ले जाके डाल तो नहीं दिया, क्योंकि बच्चा जो है वो जेवर गहने पहना हुआ था। तो वहाँ लोग जाते हैं, देखते हैं तो वहाँ पे एक पल्लेदार रहते हैं, हसन पल्लेदार, वो जो है खड़े रहते हैं। और दौलत राम भी जाता है। दौलत राम के कानों में बच्चे के सुबकने की आवाज़ आती है, तो कहते हैं कि यहीं पे लग रहा है कहीं कोई बच्चा है। देखते हैं तो एक गड्ढा रहता है कुएं के पास में, उसी में गिरा पड़ा रहता है। वो पल्लेदार जो है कूद के बच्चे को बाहर निकालते हैं, चूँकि उसमें कीकड़ का पेड़ था जिसमें कांटे रहते हैं, तो कांटे का पेड़ था, उस पर उसको फेंक दिया गया था, तो उससे कांटे चुभ गए थे, तो एकदम लहूलुहान बेचारा हो गया था। फिर उसे ले आते हैं, दवा ववा करते हैं, ठीक होता है। इस तरह से धीरे धीरे समय बढ़ता है। और इधर जो बड़ी बहू रहती हैं वो हर बात पे झगड़ा करती हैं, अपने पति को भड़काती हैं। और पति भी जो है वो अनपढ़ रहता है, अपनी पत्नी की बातों में आकर अपनी माँ को भला बुरा कहता है। माँ को इस बात से बहुत दुख होता है। वो अपने पति से कहती हैं, मतलब सर्व सुख से कहती हैं कि ऐसा है कि बच्चों को मतलब उनको अलग अलग कर दो, उनको जुदा कर दो। इसमें बहुत सारी आप देखेंगे जो बोली है, इसकी भाषा है वो बहुत ही एकदम देसी है। मतलब उस विशेष काल में मेरठ में जो भाषा बोली जाती थी उसका आपको इसमें बहुत सुंदर चित्रण मिलेगा। तो बोलती है दोनों बच्चों को जुदा कर दो, मतलब अलग अलग कर दो उनको, क्योंकि अब ऐसे रहना संभव नहीं है। तो इनको बहुत आघात पहुंचता है कि अरे अभी हम लोग मतलब जीवित हैं और हमारे बिरादरी में हमारे आसपास के लोग क्या कहेंगे कि हमारे बच्चे जो हैं अभी से अलग हो गए, अलग अलग चूल्हा बनने लगा। लेकिन चूँकि जो उस समय की परिस्थिति थी उसको देखते हुए इन्होंने घर का
आधा भाग उसके मतलब जो दलान वगैरह है वो उसकी तरफ कर दिया। और इनकी माँ बोली कि मैं तो छोटे बहू के साथ रहूँगी, आपकी मर्ज़ी जिसके साथ रहना हो। फिर कहें ठीक है, मैं एक टाइम उसके यहाँ खा लिया करूँगा, क्योंकि वो पिता थे और उनको सब कुछ देखना था। समाज में अपना मान मर्यादा, अपनी प्रतिष्ठा को भी बचाना था और परिवार की समस्याओं को भी देखना था। तो इस तरह से दोनों अपना अलग अलग हो जाते हैं। जो भी घर में राशन पानी जो भी सामान आता है, दोनों का आधा आधा बंटवारा कर दिया जाता है और इस तरह से चलने लगता है। धीरे धीरे समय बीतता है। दौलत राम की बेटी बड़ी हो जाती, दौलत राम जो सरसुख का बड़ा बेटा है, उनकी बेटी बड़ी हो जाती है। इधर जो इनकी बड़ी पुत्री है जिसका नाम पार्वती है, जो कि दिल्ली में रहती है, उसकी बेटी की शादी पड़ती है। यहाँ निमंत्रण भेजती है। अब उसके लिए भी जो तैयारियाँ की जाती हैं, भाई ये नाना जी रहते हैं तो उसको क्या क्या भेजना है, क्या क्या करना है, तो सारा और बनिया वर्ग में जैसे बहुत कुछ अच्छे से दिया जाता है, तो वो सारी चीज़ें इसमें चित्रित की गई हैं। वहाँ फिर सब कुछ भेजा जाता है। इधर इनकी बेटी की भी तैयारी होती है शादी करने की, उसकी शादी कर दी जाती है। उसके बाद जो इनका बेटा है उसकी भी शादी की तैयारी होने लगती है। दोनों बच्चे जो छोटे लाल हैं उनके दोनों बच्चे अच्छे से पढ़ने लगते हैं। एक जो है मदरसे में पढ़ने जाता है और एक अपनी उच्च शिक्षा की तैयारी करता है। इस तरह से समय बीतने लगता है और एक दिन जो है उनकी पत्नी जो है उनका स्वर्गवास हो जाता है और उसके बाद कुछ दिन बाद जो है लाला जी का भी स्वर्गवास हो जाता है। और फिर जो वहाँ के पंच रहते हैं, बड़ी जो बहू रहती, जो जिठानी रहती है, वो वैसे ही आए दिन कलह मचाई रहती है। तो वहाँ के पंच लोग कहते हैं कि अब मकान जो है मतलब घर का अच्छे से बंटवारा कर दिया जाए। तो पंचों की बैठक होती है, वहाँ बुलाया जाता है और 2 हवेलियों को आपस में दोनों को बांट दिया जाता है। जब ये जाने लगती है, जब वहाँ बंटवारा हो जाता है, सब कुछ हो जाता है, उसके बाद भी जो जिठानी रहती है उसका मन नहीं मानता है और जाते जाते जो है वो 2 खिड़की रहती है उसके किवाड़ वो उतार लेती है और एक जो है दरवाज़ा उसकी ड्योढ़ी उतार लेती है। और जैसे निकलती है वैसे ठोकर खा के गिर जाती है और बोलती है कि अरे मतलब जाते जाते भी ये भी मुझे नहीं छोड़ा। तो इस तरह से इसमें यही दिखाया गया है कि कैसे अशिक्षा जो है वो बहुत ही बुरी चीज़ है। एक शिक्षित समाज को, अगर एक अच्छे समाज को देखना है तो शिक्षा बहुत ज़रूरी है। और परिवार में जो है अगर मुखिया सही है तो कलह होने के बावजूद भी वो सबको बैलेंस कर सकता है, अच्छे से उसको रख सकता है। कहानी में बहुत सारे पात्र हैं, लेकिन जो मुख्य पात्र हैं मैंने उन्हीं के बारे में बताया है। आशा करती हूँ कि आपको कहानी जो है वो समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको पसंद आई है तो आप ज़रूर इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू।